नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को बेंगलोर में थे। बेंगलोर में उन्होंने जो बातें कहीं, ख़ास तौर से इस संदर्भ में जो जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है उसको लेकर अदालत में जो कुछ हो रहा है उस पर जर्मनी की नज़र है कि भारत में डेमोक्रेसी और जुडिशरी कैसे काम करते हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि वेस्ट की बड़ी बुरी आदत है दूसरों के मामले में टांग अड़ाना, और उनको लगता है कि ये उनका ईश्वर प्रदत्त अधिकार है कि दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा दूसरे भी अगर ऐसा करना शुरू कर दें तो क्या होगा। उन्होंने कहा ये जो वेस्ट की पश्चिमी देशों की प्रवृत्ति हो गई है ये आज के भारत पर नहीं चल पाएगी। आज के भारत से उनका मतलब था मोदी की सरकार के बाद, 2014 के बाद जिस तरह से भारत का रुतबा बढ़ा है, जिस तरह से भारत का रुख बदला है, जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, जिस तरह से भारत की सैन्य तैयारी आगे बढ़ी है, विश्व मंच पर जिस तरह से भारत का प्रभाव बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है, उससे परेशानी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पहले भी और ख़ास तौर से इंदिरा गांधी के समय हुआ था। जब भी इस देश में या किसी भी देश में जब भी कोई मजबूत सरकार आती है, कोई मजबूत नेतृत्व आता है तो पश्चिम के देशों को परेशानी होने लगती है। उनको कठपुतली सरकार चाहिए या कम से कम ऐसी सरकार चाहिए जो उनके कब्जे में रहे, उनके नियंत्रण में रहे, उनके कहे में रहे। मोदी सरकार के साथ ऐसा नहीं है। यही बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताने की कोशिश की कि भारत बदल चुका है। ये नया भारत इस तरह के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता और इस प्रवृत्ति का विरोध करता है और हर मंच पर करता है। ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में जाकर हम विरोध जताते हैं और बाहर आकर मुस्कुराते हुए गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। हम जब भी इस तरह की कोई बात होती है खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से इसका विरोध करते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं और ये एहसास कराते हैं कि अब ये नहीं चलेगा, आप सुधर जाइए। वैसे इस तरह की कोशिशें 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी हुई थी, तब भी लग रहा था, लेकिन उस समय इन शक्तियों को लग रहा था कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है लड़ाई और 2019 में तो मोदी हट ही जाएंगे, बीजेपी की सीटें कम आएंगी, तो बीजेपी की सरकार अगर बनेगी भी तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत नतीजे आए। इस बार वो कोई चांस नहीं लेना चाहते, इसलिए इस बार सारी लड़ाई, सारी तैयारी बड़े सुनियोजित ढंग से चल रही है, बड़े कोऑर्डिनेटेड ढंग से चल रही है। बाहर की ताकतें अंदर की ताकतों की मदद कर रही हैं, जिनकी ओर प्रधानमंत्री ने भोपाल में इशारा किया था कि विदेशी ताकतें और देश के अंदर की ताकतें ये एक हो गई हैं, मिलकर काम कर रही हैं। तो आपने जो पिछले दिनों देखा, चाहे वो सीए का मामला रहा हो, चाहे वो शाहीन बाग का मामला रहा हो, या फिर 370 को लेकर जो विरोध हुआ उसकी बात कर लें, या फिर तथाकथित किसान आंदोलन, सब में एक बात स्पष्ट हो गई है कि विदेशी फंडिंग हो रही थी सारे विरोध के अभियान को। तो ऐसा लगता है कि चेकोस्लोवाकिया में जो हुआ, कम्युनिस्टों ने जो किया, उसी तरह की कोशिश यहाँ हो रही है कि नीचे से सड़क पर जो है अराजकता फैलाओ, ऊपर से जो है सरकार में बैठे जो रेडिकल तत्व हैं वो दबाव डालेंगे और रिजीम चेंज हो जाएगा। भारत में ऊपर बैठा हुआ कोई रेडिकल तत्व ऐसा नहीं है जो रिजीम चेंज चाहता हो। तो यहाँ स्ट्रेटजी अलग है। यहाँ नीचे सड़क पर उपद्रव फैलाओ, उपद्रव फैलाने वालों की मदद करो, आर्थिक मदद करो, उनको कवर फायर दो। कैसे? विदेशी मीडिया में उनके समर्थन में लिखकर, उनके समर्थन में खड़े होकर, उनके समर्थन में चाहे वकील खड़ा करना पड़े, चाहे आर्थिक मदद देनी पड़े, चाहे लेख लिखवाने पड़े, चाहे जो है किताबें लिखवानी पड़े, सेमिनार करना पड़े, डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़े, सब कुछ करो उनके समर्थन में और फंडिंग करो। और कुछ तो मतलब जॉर्ज सोरोस के रूप में आप देखेंगे कि खुले तौर पर उन्होंने तो घोषणा कर दी है कि भारत में रिजीम चेंज के लिए, भारत में परिवर्तन के लिए उन्होंने $1 बिलियन का एक फंड बनाया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि विदेशी ताकतें कितनी आतुर हैं भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए। तो 2024 का चुनाव
बहुत कठिन चुनाव होने वाला है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी ताकतों के लिए ये करो या मरो की नौबत है। उनके लिए सर्वाइवल का सवाल है, इसलिए वो किसी हद तक जाएंगे, कुछ भी करेंगे। जिस तरह से कल का ही देखिए, राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट में अपनी ज़मानत और अपनी सज़ा को रुकवाने के लिए, अपील करने के लिए जाना था। उनका निजी रूप से जाना भी ज़रूरी नहीं था, वकील के जरिए भी उनका काम हो सकता था, लेकिन वो गए, परिवार के लोगों को लेकर गए, अपने तीनों मुख्यमंत्रियों को लेकर गए, कांग्रेस के नेताओं को लेकर गए। ऐसा दृश्य लग रहा था मानो कोई बहुत बड़े आंदोलन के लिए जा रहे हो। मुझे याद आ गया 1992। आपको याद है 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह के खिलाफ अवमानना का स्वतः संज्ञान लिया और केस दर्ज किया कि आपने आश्वासन दिया था सुप्रीम कोर्ट को, उसको पूरा नहीं कर पाए ढांचे को बचाने का। और बीजेपी ने ये ऐलान किया कि कल्याण सिंह जिस दिन पेशी होगी सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन जुलूस की शक्ल में जाएंगे। उस खबर के आधार पर, अखबार में छपी खबर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि क्या आप पेशी के लिए आ रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। एक भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए जिसका यहाँ काम नहीं है। लेकिन सूरत में आपने दृश्य देखा होगा, भीड़ लेकर अदालत के बाहर तक पहुँचे राहुल गांधी। ये सब अराजकता का माहौल तैयार करने के लिए, उसकी ज़मीन तैयार करने के लिए है कि जहां अनावश्यक ना हो वहां भी इंटिमिडेट करने के लिए, धमकाने के लिए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कल्याण सिंह के जुलूस को। आज जो है कोई इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है कि राहुल गांधी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश को धमकाने या दबाव डालने के लिए इतनी बड़ी भीड़ लेकर गए, इतने लोगों को लेकर गए। लेकिन इस सब से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे अदालत की बात हो, अदालत के बाहर की बात हो, देश में एक नया परिवर्तन, एक नई चेतना आई है। पूरी तरह से बदल गया है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और वो बदलाव दिखाई दे रहा है। जिस तरह से दृढ़ता से लोग खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से लोग विरोध करने को तैयार हैं, जिस तरह से लोग इसको रेजिस्ट करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह से लोग इसको समझने के लिए तैयार हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि आपको अपने विरोधियों का, अपने दुश्मनों की चाल समझ में आए, उनकी रणनीति समझ में आए, तभी आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। अब ये सब हो क्यों रहा है? दरअसल चीन और पश्चिमी देशों के हित एक हो गए भारत को लेकर। एक तरफ पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि भारत चीन की हेजिमनी जो है, उसका जो वर्चस्व है, उसका मुकाबला करे। उसके लिए वो भारत की मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब आप देखिए वेस्ट की जो है समस्या देखिए उनकी, उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि भारत इतनी बड़ी ग्लोबल पावर न बन जाए कि उनके चंगुल से बाहर चला जाए। उनको पता है कि चीन को भी पता है, चीन खास तौर से इस बात पर नज़र रखे हुए, देखिए चीन एक ऐसा देश है जो बड़ा लॉन्ग टर्म सोचता है। उसकी डिप्लोमेसी की बात कीजिए, उसकी मिलिट्री तैयारी की बात कीजिए, राजनीतिक तैयारी की बात कीजिए, वो दीर्घ अवधि की योजनाएं बनाता है। लंबे समय में क्या क्या हो सकता है इस पर विचार करके चलता है। तो चीन को लगता है, चीन का मानना है कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। $10 ट्रिलियन की इकॉनमी भारत बन जाएगा। उस समय भारत को रोकना, जिस तरह से भारत की राजनीतिक और सैन्य ताकत बढ़ रही है, उसको देखते हुए 2030 में भारत को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले चीन को और वेस्ट दोनों को लग रहा है कि भारत जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कूटनीतिक मंचों पर अपनी बात रख रहा है, जिस तरह से अपनी इकॉनमी को बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, जिस तरह से वो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, तैयारी कर रहा है जिस तरह के अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण की, उस सब को देखते हुए वेस्ट और चीन दोनों को लग रहा है कि शायद अभी देर हो चुकी है। अब भारत को रोकना मुश्किल है। भारत को एक ग्लोबल पावर के रूप में भारत का बढ़ने का मतलब है, वेस्ट को लगता है कि वो जो अमेरिकन ऑर्बिट है, अमेरिका का जो प्रभाव क्षेत्र है, उससे भारत बाहर निकल सकता है और भारत निकल जाएगा, ऐसा उनको लगता है।
और उसका मतलब होगा कि पावर स्ट्रक्चर जो है, शक्ति का केंद्र जो है, ग्लोबल शक्ति की बात कर रहा हूँ, सार्वभौमिक शक्ति की बात कर रहा हूँ, वो शिफ्ट हो जाएगी ईस्ट में। ये ना वेस्ट चाहता है ना अमेरिका चाहता है। ये वेस्ट और अमेरिका दोनों के लिए खतरे की घंटी है। तो भारत को चीन के खिलाफ मजबूत होना देखना चाहते हैं, लेकिन भारत की जो ताकत है उसको सीमित भी रखना चाहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये समस्या है उनकी। इस समस्या में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना आगे बढ़ें, कहाँ रुक जाएं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इंटरवीन करने की कोशिश हो रही, पहले अमेरिका ने राहुल गांधी के मामले पर बोला, फिर जर्मनी ने बोला, उसके अलावा दुनिया भर के तमाम देशों में, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम देशों में जिस तरह से ये खालिस्तानी और इस्लामवादी शक्तियाँ जिस तरह से भारत विरोधी प्रदर्शन कर रही हैं, जिस तरह से भारत विरोधी अभियान चला रही हैं, वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। इसका जवाब भारत ने दिया। लंदन में जो हाई कमीशन में हुआ, झंडा खालिस्तानियों ने उतार दिया भारत का, उससे कई गुना बड़ा झंडा फहराया और कहा एस जयशंकर ने कि हम इसको चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे साथ ये होगा तो आपके साथ भी हो सकता है। तुरंत भारत सरकार ने जो ब्रिटिश उच्चायोग है दिल्ली में, उसकी सुरक्षा घटा दी। उसका असर हुआ, तुरंत जो है एक्टिव हुआ ब्रिटेन और भारत के उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो भारत, इससे पहले ये कल्पना भी करना मुश्किल था कि भारत इस तरह से रिएक्ट कर सकता है। भारत की प्रतिक्रिया ऐसी हो सकती है कि बराबरी से बात कर सकता है, मुकाबले की बात कर सकता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूरोप का कोई बड़ा देश हो, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी देश हो, उसके सामने खड़े होने की जो हिम्मत भारत दिखा रहा है, उससे परेशानी बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि अमेरिका, यूरोप और चीन करें क्या। तो उनको एक बात समझ में आती है कि तत्काल अगर कुछ करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मोदी को रोको, यानी भारत में सत्ता परिवर्तन कराओ। उसके बाद हमको समय मिलेगा सोचने का आगे क्या करना है, ये इसकी रणनीति बनाने का। तो मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाओ। भारत के खिलाफ, भारत की छवि बिगाड़ने के लिए जो है अलग अलग संस्थाओं से इस तरह की रिपोर्ट्स प्रकाशित करवाना जिससे भारत की छवि खराब हो, भारत के जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष जो मूल्य हैं उसके उन पर ये साबित करना, ये दिखाने की कोशिश करना कि भारत उनमें जो है बहुत कच्चा है, बहुत पीछे है, बहुत जो है समर्थ नहीं है। उसके अलावा एक उदाहरण दे रहा हूँ, हैप्पीनेस इंडेक्स एक बना। हैप्पीनेस इंडेक्स में आपने अगर पढ़ा होगा, उसकी खबर पढ़ी होगी, तो भारत को पाकिस्तान, श्रीलंका और यूक्रेन से नीचे रखा गया है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि झूठ के कैसे, बिना पाँव के झूठ को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। तो भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स, अगर भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा दुखी हैं, श्रीलंका के लोगों से ज़्यादा दुखी हैं, यूक्रेन के लोगों से ज़्यादा दुखी हैं, और मुझे लगता है कि अगर तालिबान का शासन न होता अफ़गानिस्तान में तो अफ़गानिस्तान को भी भारत से ऊपर रखा जाता। तो उसके अलावा आप देखिए जिस तरह से अमेरिकी और यूरोप के विश्वविद्यालयों से रिसर्च हो रही है, जिस तरह के पत्र प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिस तरह के रिसर्च पेपर आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब भारत की छवि को धूमिल करने के लिए और भारत में जो भारत विरोधी तत्व हैं उनकी मदद के लिए, उनको ताकत देने के लिए, उनको हर तरह की ताकत देने के लिए, चाहे इंटेलेक्चुअल सपोर्ट की ज़रूरत हो, चाहे आर्थिक समर्थन की ज़रूरत हो, चाहे कूटनीतिक स्तर पर समर्थन की ज़रूरत हो, ये सब मुहैया कराया जा रहा है। और ये सब आप देखिएगा 2024 आते आते बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। इसी की ओर इशारा किया था प्रधानमंत्री ने कि बाहर और अंदर की भारत विरोधी ताकतें एक हो गई हैं। तो इनसे मुकाबले के लिए इस मुगालते में न रहिए कि सब कुछ बहुत आसान है, सब बड़ी आसानी से हो जाएगा। मुझे लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जितना संघर्षपूर्ण होगा वैसा कोई भी लोकसभा चुनाव आज़ाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ होगा। तो इसलिए ये चुनाव जो है ये इस देश के भविष्य को तय करने वाला है। ये देश किस रास्ते पर जाएगा ये तय करने वाला है। इस देश की ताकत को तय करने वाला है। इस देश की सांस्कृतिक एकता और इस देश की सभ्यता को तय करने वाला है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखिए
तो ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल सरकार बनाने हटाने उसका चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत में सनातन संस्कृति की जो पुनर्स्थापना हो रही है उससे भी परेशान लोगों का चुनाव होगा। उनकी कोशिश होगी कि ये क्रम भी रुके, जैसे हो सके वैसे रुके। उन्होंने तमाम कोशिश कर ली, लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम का मंदिर बनाने से रोक नहीं पाए। तो उनको लग रहा है कि अगर हम इसी तरह से हारते रहे तो हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सर्वाइवल का सवाल है इन तत्वों के, और दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन तत्वों के हाथ में खेल रही है कांग्रेस पार्टी। उसने अपने को एक तरह से प्रस्तुत कर दिया है इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, इन तत्वों के हाथ का खिलौना बनने के लिए। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का जितना भी रहा हो योगदान है देश की आज़ादी के आंदोलन में। वो पार्टी अगर देश विरोधी तत्वों के साथ खड़ी नज़र आए तो इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।